Hello, Assalamu alaikum, and welcome to all of you. This is the second video in the connection with the important terminologies that are included in section 4. And in this video, we will again see some of the important terminologies that are normally used when it comes to Land Revenue Act. So let us start, and it will be very brief. Okay, subsection 16. That what is net asset when it comes to Land Revenue Act. Guys, net asset is basically an annual surplus, and this is the produce. Annual surplus produce. Produce means, and it only means the crops that you are getting through agriculture. It does not mean income. ये इनकम की बात नहीं हो रही. प्रोड्यूस का मतलब नेसेसरली प्रोड्यूस मीन्स क्रॉप्स. So the crops that you are having after harvesting minus all the ordinary expenses. आपने जो क्रॉप्स अपनी ज़मीन से गैदर करते हैं उसमें से आप माइनस करेंगे जो आपके ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस हैं, वो नेट एसेट्स होंगे आपके. ठीक हो गया. अब वो ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? सेक्शन 16 की जो ये सब सेक्शन 16 है सेक्शन 4 की, इसमें उन्होंने ये बात बताई हुई है कि इसमें वाटर रेट्स हैं, मेंटेनेंस ऑफ इरिगेशन है, मेंटेनेंस ऑफ एम्बैंकमेंट्स है, सप्लाई ऑफ सीड है, यानी बीज को सप्लाई करने का जो खर्चा है, खाद का जो खर्चा है, पानी लाने का खर्चा है, पानी को टेल की एंड तक पहुंचाने का जो खर्चा है, ये सब खर्चों को मिला के इसको आपने माइनस करना है किससे? प्रोड्यूस से. प्रोड्यूस वो जो क्रॉप्स आपकी आ रही हैं, नेसेसरली क्रॉप्स. ओके, बट डू नॉट मिक्स इट विद नेट प्रॉफिट. द टर्मिनोलॉजी ऑफ नेट प्रॉफिट इज वेरी वेरी ट्रिकी वन. मैंने इसका जिक्र इसलिए इधर किया कि आपने इसको ये नहीं कहना कि माइनस एवरीथिंग माइनस, क्योंकि देखिए ना नेट प्रॉफिट क्या है. नेट प्रॉफिट ये है कि जब आपने कोई चीज़ उगाई, आपने उसकी पैकिंग करने के बाद उसको मंडी तक पहुंचाना है और वहाँ पे उसको अनलोड ऑफलोड करके जो पैसे उस वक्त आपके बचेंगे ना, वो नेट प्रॉफिट होगा. नेट एसेट वो नहीं है. नेट एसेट तो वह है कि जो ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस आपने क्रॉप्स में से निकाले, जबकि नेट प्रॉफिट वो है कि जो आखिर तक यानी टेल की एंड तक जो पैसे आपको बच रहे हैं वो नेट प्रॉफिट है. एंड व्हाई इज नेट प्रॉफिट नेसेसरी? नेट प्रॉफिट इज नेसेसरी व्हेन इट कम्स टू कोर्ट फीस. यानी कि आपको मैं बताऊं कि कोर्ट फीस एक्ट अगर आपने पढ़ा तो उसकी सेक्शन 9, अगर आप इफ यू गो थ्रू सेक्शन 9 ऑफ कोर्ट फीस एक्ट, देन यू विल अंडरस्टैंड दैट एक्ट एक्चुअली थ्रू दैट सेक्शन empowers court to ascertain net profits, not the net assets. देखे ना, कोर्ट फीस जो है वो किस हिसाब से लगती है? जिस हिसाब से आपका क्लेम होता है. क्लेम किस हिसाब से होगा? प्रॉफिट के हिसाब से होगा. तो ये एम्पावर करता है कि इसलिए नेट प्रॉफिट जो है ना वो कोर्ट फीस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. जो नेट एसेट्स है वो इंपॉर्टेंट है असेसमेंट के लिए. याद रख लें, नेट एसेट इज इंपॉर्टेंट फॉर असेसमेंट. नेट एसेट इज नॉट इनकम. नेट एसेट इज ऑलवेज रिलेटेड विद प्रोड्यूस. प्रोड्यूस मीन्स क्रॉप्स. बस ये 2-3 बातें, दीज 2-3 थिंग्स यू नीड टू रिमेंबर. देन कम्स रेट्स एंड सेसेस. रेट इज पेएबल as a local rate payable including benefits derived from water. Also any annual rate and any other sum for village expenses. Whatever are the village expenses can be of chokidara for watchmen. Village expense includes also water expenses. Village expenses may also include some for embankments, that if you want to save a land from flooding, आपने फ्लडिंग से सेव वो अपनी लैंड को सेव करना है, तो उसके लिए जो मजदूरों को आप लगाएंगे वो भी विलेज एक्सपेंस है. तो सो व्हाट इज रेट? रेट इज बेसिकली अ सम पेएबल एज अ विलेज एक्सपेंस, और इट कैन बी सम दैट इज एनुअली टेकन फ्रॉम लैंड ऑनर्स, whoever are the लैंड ऑनर की डेफिनेशन आप पढ़ चुके हैं पहले. सो दिस इज एक्चुअली रेट. एंड village officer says for example for reference section 37 of this act as लंबरदार से आगे हम पढ़ेंगे. village officer says, लंबरदार is a village officer, 5% of revenue is basically called panchotra, and that panchotra is taken by lambardar. Lambardar cess is the
Example of village officer says लंबरदार takes 5% of the revenue and that is called पंचोत्रा. पंचोत्रा कहते हैं, अगेन मैं उसको बता रहा हूं कि पंचोत्रा लैंड रेवेन्यू का वो हिस्सा होता है जो कि लंबरदार आपसे यानी कि लैंड ऑनर से लेता है. तो ये एक विलेज ऑफिसर सेस है ना, उसकी फीस है. Any other sum as village expenses imposed by government. Sometimes government also imposes some of the for to meet the village expenses. And if okay, this is how it becomes now. अगर तो गवर्नमेंट ने विलेज एक्सपेंसेस को मीट करने का ठेका उठाया हुआ है तो फिर तो गवर्नमेंट जो है थ्रू कलेक्टर वो आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाता है गांव वालों के पास भी कि भाई आपने इतने पैसे जमा कराने हैं. लेकिन अगर गवर्नमेंट ये काम नहीं कर रही, इफ गवर्नमेंट इज नॉट पार्टिसिपेटिंग, इफ गवर्नमेंट इज नॉट टेकिंग अथॉरिटी टू मीट फॉर विलेज एक्सपेंसेस, देन ऑफ कोर्स विलेजर्स हैव टू मीट फॉर देमसेल्व्स, राइट. इन दैट केस दैट दिस सेस इज कॉल्ड मलबा सेस. मलबा सेस वो सेस होता है कि जो विलेजर्स खुद से एक म्यूचुअल फंड क्रिएट करते हैं और आपस में मिलके वो कहते हैं जी कि अब हम जो लैंड ऑनर्स हैं वहाँ के वो अपने जो विलेज के एक्सपेंसेस हैं उनको खुद मीट करेंगे. वाई? बिकॉज गवर्नमेंट इज नॉट टेकिंग स्टेप. इफ गवर्नमेंट इज गोइंग टू टेक स्टेप, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट विल फिक्स इट. If government is not taking step, then there will be Malba cess. Malba cess is the cess that is a mutual fund which is governed by landowners themselves. So you need to understand this one. And then also that this will include payments by non-landowners to landowners. अब मलबा हो गया या दूसरे ये सारों में कौन कौन से आपके एक्सपेंसेस आते हैं? इसमें बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं. इसमें आपके एक्सपेंसेस इरिगेशन के एक्सपेंसेस होंगे, एम्बैंकमेंट्स के एक्सपेंसेस होंगे, शायद मैनवर के एक्सपेंसेस भी हों. ऑल दोज एक्सपेंसेस विच आर इन द विलेज, दोज एक्सपेंसेस आर मेट बाय सेस. ठीक है, यानी कि अगर गवर्नमेंट ने किया तो फिर गवर्नमेंट को पे होगा, अगर गवर्नमेंट ने करी तो फिर मलबा होगा. और मलबे के बाद तीसरा जो हेड है वो ये है कि जब नॉन लैंड ऑनर्स लैंड ऑनर्स करने, क्योंकि नॉन लैंड ऑनर्स तो वो हैं जो वहाँ पे मौजूद है ना. ये सारा काम तो विलेज की भलाई के लिए हो रहा होता है. तो दिस इज व्हाट इज सेस. देन कम्स रेंट. Rent is whatever payable to landlord in the form of money or a kind by tenant for usage or occupation of a land, excluding any cess or contribution or service. So, guys, rent is the thing which is paid by tenant, and it will not include any other tax, any other cess, any other contribution cess that we have studied. Any kind of contribution that is done on for the welfare of village is not included in rent. Rent is exclusive domain of landlord where tenant is paying it to landlord. Transfer of Property Act 1872 and Section 105 and Section 4 of the Punjab Tenancy Act 1887 also tells us about the term of rent. So rent can be in form of service also. Rent can be in form of money also, or it can be in the form of produce. When it is in the form of produce, it is called batair. When it is part produce and part money, it will be it can be in both ways. It will be half batair and half money. कई दफ़ा इस तरह होता है कि सिर्फ पैसे की सूरत में दिया जाता है, कई दफ़ा इस तरह होता है कि सिर्फ प्रोड्यूस की सूरत में रेंट दिया जा रहा है, यानी कि जो टेनेंट है वो अपनी लैंड पे जो कुछ उगा रहा है उसका एक हिस्सा वो एज अ रेंट पे कर रहा है. तो कई दफ़ा इस तरह होता है कि वो ये कहता है कि भाई मैं लैंड रेवेन्यू पे कर दूंगा, आपको आपके रेंट की जगह मैं रेवेन्यू पे कर दिया करूंगा. अब वो रेवेन्यू भी तो लैंड लॉर्ड नहीं पे करना होता है. एंड समटाइम्स सर्विसेज दैट आर रेंडर्ड बाय टेनेंट. सो दीज आर द काइंड्स ऑफ रेंट दैट आई हैव रिटन हियर जस्ट फॉर योर नॉलेज. वेरी इंपॉर्टेंट, सर्वे नंबर और खसरा नंबर. इट शोज द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ लैंड ऑन मैप ऑफ स्टेट. It is the number through which portion of land is recognized. Khasra number is basically also, sometimes you call it plot number also, you call it survey number also, whatever the name, but this actually tells you the exact location of land in the map, that map which is in the possession of Patwari. खसरा नंबर बेसिकली शो करता है कि लैंड एक्चुअली एग्जिस्ट किधर कर रही है. खसरा नंबर ये शो करता है कि उसके मशरिक में क्या है, मगरिब में क्या है, शुमाल में क्या है.
So it's basically survey number which shows what lies uh, uh, what lies before that land, what lies after that land. क्या उस जगह पे कोई दरिया तो नहीं गुजर रहा, कोई नाला तो नहीं गुजर रहा, ये सब कुछ कहां से पता चलेगा? खसरे से. Tenant is the person who is holding a land under another person and is but for special contract would be liable to pay the rent including predecessor or successor of such persons, but does not include a mortgagee or if a land is transferred to someone for recovery of areas of land or lessee of unoccupied land from government to sublet the same. अब टेनेंट कौन है? टेनेंट वो है कि जो बेसिकली एक लैंड लॉर्ड के अंडर जो है वो अपनी लैंड को पोजेस करता है, अपने पास लैंड रखता है. ठीक हो गया. ये वो जिस काम के लिए वो लैंड रख रहा है, बेसिकली वो लैंड किसके लिए रख रहा होगा? फॉर श्योर दैट इज फॉर एग्रीकल्चर, बिकॉज वी आर स्टडिंग लैंड रेवेन्यू एक्ट. एनीथिंग दैट इज promoting or aiding agriculture or pasture or I mean the things which we have studied in our previous lecture also. But do guys remember one thing here, that a mortgagee is not a tenant. Anyone who has been हो सकता है किसी बंदे ने लैंड रेवेन्यू ना दिया और तो उसकी जो लैंड है वो किसी और को दे दी गई हो, ये कह के भाई कि तुम हम तुम्हें ये लैंड देते, तुमने हमें लैंड रेवेन्यू देना है, तो वो भी टेनेंट नहीं होगा. या फिर कोई लेसी है, वो भी टेनेंट नहीं होगा. टेनेंट सिर्फ वो है जो किसी के पास किसी लैंड लॉर्ड के नीचे अपनी लैंड को होल्ड कर रहा है, उसको यूज़ कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये अलग बात है, लेकिन वो होल्ड कर रहा है लैंड किसी लैंड लॉर्ड के अंडर. टेनेंसी कैन बी एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली. टेनेंसी इज द व्हाट इज टेनेंसी? टेनेंसी इज द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टेनेंट एंड लैंडलॉर्ड. Tenant is the one who is holding land under landlord and he is paying rent to it. What is rent? We have discussed it before. So following are the kinds of tenants. Occupancy tenants. Occupancy tenants are not defined as such but can be categorized in following terms. Occupancy tenant को हम basically tenancy को हम tenancy act में ज़्यादा देखेंगे, but here just to give you an idea what are the kinds of tenant. Occupancy tenant until 1958 if someone had the possession of land or cultivated that land and was settler there for 20 years. So until 1958, before 1958, if somebody has the land for 20 years, we would say that he is occupancy tenant. A person who has the possession of land but ceases to be owner of such land. For example, if he has the land but he has mortgaged the land but the possession is not given. एक बंदे के पास land थी लेकिन उसने वो land mortgage कर दी, लेकिन possession तो उसके पास है. या एक बंदे ने land बेच दी लेकिन possession उसके पास है, तो वो जो है हम कहेंगे कि वो भी ऑक्यूपेंसी टेनेंट की उसमें की डेफिनेशन में आता है. और इफ़ अ गवर्नमेंट अलॉट्स लैंड इन लियो ऑफ रिसीविंग रेवेन्यू देयर टू. फॉर एग्जांपल इफ़ गवर्नमेंट ने आपको लैंड दे दी और आपको ये कहा भी कि हमने सिर्फ आपसे रेवेन्यू लेना है, हमने आपसे रेंट नहीं लेना, तो आप ऑक्यूपेंसी टेनेंट है. और इफ समवन इज रजिस्टर्ड इन पीरियोडिकल रिकॉर्ड्स एज ऑक्यूपेंसी टेनेंट और इज डिक्लेयर्ड बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ एज एन ऑक्यूपेंसी टेनेंट, या रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में लिखा जाए कि ये ऑक्यूपेंसी टेनेंट है, या फिर उसको कॉम्पिटेंट कोर्ट जो है वो ऑक्यूपेंसी टेनेंट डिक्लेयर करे. टेनेंसी फॉर अ फिक्स टर्म मीन्स कि जब आपने टेनेंसी आप अपनी शुरू करें तो आपने एक टर्म उसमें कर लिया. नॉन ऑक्यूपेंसी टेनेंट वो होगा जो ऑक्यूपेंसी टेनेंट नहीं है, जिस पे ये कैटेगरीज नहीं आती. दीज आर ऑल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी थिंग्स एंड I just wanted you to go through all of these terminologies bit by bit to make you understand that what is tenant, what is tenancy, what is rates and cesses. और उसमें सेस में स्पेशली मलबा वाला जो हमने भी बात पढ़ी थी, और मलबे के अलावा जो दूसरी 2-3 कैटेगरीज हैं उनको आपने देखना है इसमें. और इसके अलावा खसरा नंबर क्या होता है, ये 4-5 जो टर्मिनोलॉजी थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी इसमें, स्पेशली खसरा नंबर, क्योंकि वो भी हम आगे बार बार अभी हम आगे होती उसको देखेंगे. सो आई होप दैट दिस होल प्रेजेंटेशन वॉज फ्रूटफुल फॉर यू. थैंक यू सो वेरी मच, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनी ऑफ टर्मिनोलॉजी हेयर, do let me know. Thank you so very much.